जब हम दुनिया में भेजे जाते हैं तो हमारे साथ रिश्तों के हवाले भी देकर भेजा जाता है। माँ बाप, बहन भाई और फिर बाकी के सारे रिश्ते। वो रिश्ते जिनका होना ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये रिश्ते सांस की तरह ज़रूरी होते हैं। ये रिश्ते हमें दुनिया से जान पहचान कराते हैं, तो यही हमें जीने का ढंग भी सिखाते हैं। जीना आसान नहीं होता। ऐसे में उन रिश्तों का हवाला बहुत सी परेशानियों और फिक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। उसे लगता था कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो जिनके पास इन रिश्तों की भरमार होती है, और उससे ज़्यादा खुशनसीब भला कौन हो सकता था। जब वो पैदा हुई थी, इस दुनिया में आने के बाद उसने अपनी दुनिया को अनजान आंखों से देखा था। तब उसे बिल्कुल किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। उसके पास वो सब कुछ था जो होना चाहिए था, वो सब जो ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए होता है। वो अपने माँ बाप की पहली औलाद थी, यानी उसकी तमाम मोहब्बतों की अकेली वारिस। इस रिश्ते के एहसान को उसके माँ बाप ने उसके होने से महसूस किया था। आखिर वही तो थी जिसके होने से उसकी माँ एक औरत से माँ बन गई थी। पापा के कंधे पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं कि अब बेटी हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी भी निभानी है। उसका होना उसके माँ बाप को और भी करीब ले आया था। उसने अम्मा से ही कहते सुना था कि औलाद का होना मर्द और औरत के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, उनके रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। हाँ, उसने आकर हर रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ा दिया था, लेकिन लेकिन फिर न जाने इस रिश्ते की खूबसूरती को किसकी नज़र लगी थी। रिश्ता ये बिखर गया था, मजबूत होने की बजाय बल्कि कमज़ोर पड़ गया था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। वो ये सवाल कई बार दिन में खुद से करती थी, लेकिन ढूंढने से भी उसे इस सवाल का जवाब न मिलता। यहाँ तक कि वो सोच सोच कर निढाल हो जाती और थक कर बेबसी से अपनी हर सोच को लपेट कर दूर रख देती। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती, ये सवाल फिर से उसके सामने आ जाता और हमेशा की तरह वो डर जाती थी। तो बात हो रही थी रिश्तों के हवालों की। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं जिनका हवाला आपका सर झुका देने पर मजबूर कर देता है, जिनका होना आपको अंदर तक शर्मिंदा करके रख देता है। गलती न होने के बावजूद आप खुद को मुजरिम समझने लगते हैं। बोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि अपने बचाव के लिए एक लफ्ज़ भी आपके पास नहीं होता। उसने बेबसी से सोचा और अपना सर तकिए पर रख दिया था। यानी ये इस बात का इशारा था कि वो अब और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती और ना ही उसके अंदर और ज़्यादा सोचने की हिम्मत थी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। पानी को जोश आने पर उसने जैसे ही पत्ती डाली थी, लॉन्ज से ताईजान की तेज आवाज़ गूंजी थी। उसने बेबसी से अपनी आंखों को जोर से बंद किया था। कितना कहा था, अम्मा से कितनी मिन्नतें की थीं कि ऐसी कोई भी बात मुंह से ना निकालें, लेकिन अम्मा भी ना जाने क्या सोचे बैठी हैं। उसने अफसोस से सोचते हुए अपनी बंद आंखों को खोला और चूल्हे पर नजरें जमा दी। ये कभी नहीं हो सकता, कम से कम मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं, ताई ने हाथ उठाकर साफ लफ्जों में कहा था। उन्होंने अपनी बात को जानबूझकर इतना ऊंचा रखा था कि किचन में चाय बनाती मारिया सुन ले, और मारिया ने अच्छे से उनकी बात सुन भी ली थी और चाय में दूध डालकर रैक पर रखे कप उठाए थे। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे साफ इनकार है। अम्मा का जलाल भी ताईजान के अंदाज में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। तनी हुई गर्दन और भिंची हुई भवें अभी तक पहली वाली हालत में बरकरार थीं। अम्मा, आप जो मर्जी कहें, अब मैंने आपको अपना जवाब बता दिया है, सूफिया बेगम ने गुरूर भरे लहजे में ठोस अंदाज से कहा था। अम्मा ने शिकायत भरी नज़रों से सोफे के दूसरे किनारे बैठे बेटे की तरफ अफसोस भरी नज़रों से देखा था। इससे पहले कि एजाज साहब माँ की शिकायत भरी नज़रों के जवाब में आते, सूफिया बेगम फिर से बोल उठी। माँ जी, इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं है। सूफिया बेगम के लहजे में नरमी थी, लेकिन वो जैसे ही चाय की ट्रे उठाए लॉन्ज में आई, अनदेखी माथे की लकीरें अब साफ नजर आने लगी थीं। उसने बेरंग चेहरे और बोर से अंदाज में चाय की ट्रे को सेंटर टेबल पर रखा था और पलटकर अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा जी, कोई और काम तो नहीं है? उसके पूछने पर अम्मा ने नहीं में सिर हिलाया तो वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुई बाहर सहन की तरफ बढ़ गई थी। वो जाहिर में मुतमईन थी। आजर को देखकर उसके दिल में एक तूफान उठा था। जाने क्यों से ताई के इनकार से ज़्यादा उसका यूं चुप रहना खला था। पलटते ही आंसुओं का एक सैलाब उसकी आंखों में आया था। सहन में आकर लॉन्ज की खुली खिड़की के करीब आकर खड़ी हो गई। वो अपने बारे में सुनना चाहती थी। जाने क्यों से लग रहा था कि उसके जाने के बाद आजर कुछ तो बोलेगा, कोई एक आध बात ही सही, मगर बोलेगा जरूर। और तुम क्या कहती हो आलिया? अब अम्मा ने छोटी बहू से मालूम किया था। मैं चाय का सिप लेते हुए छोटी बेगम को तो बाकायदा अच्छू लगा था। भला उन्हें कब उम्मीद थी
कि सूफिया भाभी से ना उम्मीद होने के बाद वो डायरेक्ट फाइज से उम्मीद बांध लेंगी। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता तो वो भी पहले से ही तैयार होकर आती, लेकिन फिर भी वो आलिया थीं। उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वो सूफिया भाभी की तरह थोड़ी थीं, जज्बाती और बेवकूफ़ी भरी मुस्कुराहट सजाए टिश्यू से अपने चाय पर गिरी ऊपर के छींटों को साफ करते हुए उन्होंने मुस्कुराकर अपने शौहर कमाल की तरफ देखा और फिर अम्मा जी की तरफ देखकर कहने लगी, अम्मा आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन बात यह है कि वो पल भर के लिए रुकी और बोली, फाइज ने मुझसे दुआ के लिए बात की है। दुआ मेरी भतीजी आमिर भाई की बेटी, फाइज उसे पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। देखिए अम्मा, जो बात थी वो तो मैंने आपके सामने अब क्लियर कर दी है, बाकी आप जो हुक्म करेंगी सर आंखों पर। मारिया भी घर की लड़की है और दुआ भी घर की ही बच्ची है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। आलिया बेगम ने इत्मीनान से कहते हुए टांग पे टांग रखते हुए चाय के कप को होंठों से लगाते हुए सवालिया नजरों से अम्मा जी के चेहरे की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर मायूसी के बादल उमड़े थे। तो वहीं हमेशा की तरह कमाल साहब अपनी बेगम का हुक्म मानने और उनको कुर्बान हो जाने वाली नजरों से देख रहे थे। आलिया बेगम अंदर से कितनी डरी हुई थी कि ये बात तो सिर्फ वही जानती थीं। और फिर जब अम्मा जी बोली तो उनका सीने में अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। अम्मा जी कहने लगी, जब फाइज दुआ को पसंद करता है और तुमसे भी बात कर चुका है तो फिर उसका जिक्र ही क्या करना। तुम फाइज की बात दुआ के लिए अपने भाई से करो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अम्मा जी ने गहरा सांस लेते हुए कहा और हाथ में पकड़ी तस्बीह को सीधा करने लगीं। जहां एजाज साहब माँ से सख्त शर्मिंदा हुए थे, वहीं कमाल साहब सुरखरू होने पर गर्दन अकड़ाए बैठे थे। एजाज साहब ने शिकायत भरी निगाहों से बीबी की तरफ देखा था, जो उन्हीं के अंदाज में सर झटककर अब चाय की तरफ देखने लगी थी। बाहर खिड़की के पास खड़ी मारिया ने उदासी से अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया और दिल ही दिल में अम्मा से नाराज होती खिड़की से हटकर कोने में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। मारिया बेटा, तुम मुझसे नाराज हो। रात के खाने के बाद बर्तन समेटकर वो किचन साफ करने के बाद कमरे में आई तो अम्मा जी ने उससे सवाल किया था। मैं क्यों नाराज होने लगी अम्मा जी? वो उल्टा अम्मा जी से सवाल करके अपनी जगह पर आकर लेट गई थी। तुम मेरी जगह नहीं हो मारिया, जाने कब मौत का पैगाम जारी हो जाए और मैं चाहती हूँ। इससे पहले अम्मा अपनी बात पूरी करती, मारिया ने झटके से चादर को खोला और अपना चेहरा अम्मा की तरफ किया। और आप चाहती हैं मरने से पहले मुझे जितना जलील करवा सकें करवा दें। मैंने आपसे कहा था अम्मा, आजर कुछ भी कहें ठोस और फाइनल बात ताई की होगी। और ताई क्या चाहती हैं ये मैं, आप और आजर भाई अच्छे तरीके से जानते हैं। और आजर भाई, वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अपनी भर्राई हुई आवाज़ और आंखों में आने वाली नमी को रोक न सकी थी। इससे पहले वो आंसुओं से रोने लगती, उसने चादर ओढ़ी और करवट बदल गई। शाम से उसे ताई के बोलने से कहीं ज़्यादा आजर का खामोश रहना बुरा लगा था। जब बात को पूरा करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर बात करने और करवाने की क्या ज़रूरत थी। और एक बार फिर उसके मुंह के बल ज़मीन पर गिरा दिया था। उसने तकिए में मुंह को छुपाया और ढेर सारे आंसुओं की सूरत उसे दान करने लगी थी। अम्मा बेचारी यूं शर्मिंदा होकर उसकी पीठ को देखते हुए तस्बीह पढ़ने लगी थीं। उनका दिमाग अब तेजी से कुछ और सोचने लगा था, ऐसा जो अब बाकी सबके साथ साथ आजर को भी चौंका देता। लाडले पोते की माँ बाप के सामने खामोशी अम्मा को भी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी शह पे तो अम्मा ने ये बात की थी और फिर वही खामोश तमाशाई बना रहा। अम्मा ने सर झटका और तस्बीह के दानों की तरफ देखने लगी। उस दिन जब वो कॉलेज से घर आई तो ऑटोमेटिक लॉक खोलकर लॉन्ज में आई थी। हर तरफ गहरी खामोशी का राज था। उसने सर उठाकर अपने दाईं तरफ घड़ी में टाइम देखा, 4 बजने वाले थे। कंधे पे लटके बैग को उसने सोफे पर फेंका और अपने दादी के कंबाइंड कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, एसी की सर्दी ने सारी गर्मी और घुटन को बाहर फेंक दिया था। अम्मा नमाज पढ़ने में बिजी थीं तो वहीं उसकी नज़र सोफे पर बैठे आजर पर पड़ी थी, जो हमेशा की तरह नुक सुख से तैयार टांग पे टांग चढ़ाकर बैठे अपने सेल फोन में बिजी था। खटके की आवाज़ पर उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। मारिया, जो फौरन वहाँ से हट जाना चाहती थी, अपनी तमाम तर तेजी के बावजूद आजर की नज़रों में आ ही गई थी। आजर ने उसे देखते ही फ़ोन को सोफे की एक तरफ रख दिया था और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। न चाहते हुए भी मारिया ने अपने होठों को जरा सा फैलाया था और सलाम करने के बाद बाहर निकल गई और किचन में आ गई। वो जानती थी आजर चाय पिए बिना नहीं जाएगा, इसलिए बेहतर था वक्त बर्बाद करने के बजाय वो खुद ही चाय बनाती और उसके सामने चाय रख देती। मारिया ने अभी चूल्हा
जलाकर सॉसपैन रखा ही था कि तभी उसके पीछे आजर के खास किलोन की खुशबू फैली थी। आप जाएं, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, उसने पलटे बिना कहा और सॉसपैन में पानी डालने लगी। मुझे पता है तुम और अम्मा दोनों ही मुझसे नाराज हो। जैसे ही आजर की ये बात उसके कानों से टकराई थी, वो तेजी से पलटी थी। कहने लगी, मैं क्यों आपसे नाराज होने लगी? मैं ना तो आपसे नाराज हूँ और ना ही किसी और से। गुस्से की हल्की सी लाली उसके चेहरे पर फैली, जो आजर ने साफ महसूस कर ली थी। इतनी देर में ही अम्मा भी आ गई थीं और उसे अपने पास आने का कहकर पलट गई थीं। आजर ने एक नज़र अपने होंठ कुचलती मारिया पर डाली और पलटकर अम्मा के पीछे चल पड़ा था। अम्मा, दादी की बात सुनने के बाद आजर के होंठों से शिकायत भरे अंदाज में ये लफ्ज़ निकला था। अम्मा कहने लगी, मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है, वो अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा। अम्मा ने जैसे उसके दुहाई देते लफ्ज़ को सुना ही नहीं था, वो तो बस उसे अपनी ही सुना रही थी और वो सब और कुछ सुनना नहीं चाहता था। इसलिए झटके से उठा और कमरे से बाहर आ गया, जहाँ लॉन्ज में सोफे में दुबकी हुई मारिया हैरान नज़रों से उसी को देख रही थी। वो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करता सर को झटकता हुआ बाहर चला गया था। उसे हकीकत में अम्मा की बात का बेहद दुख हुआ था। जाने क्यों उसे लगता था कोई उसका साथ दे या न दे, लेकिन अम्मा उसका साथ जरूर देंगी। लेकिन अम्मा ने साफ कह दिया था कि आजर, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब आगे से ऐसा मत करना। और अम्मा ने भी साथ देने से साफ मना कर दिया था, अपने हाथ झाड़ लिए थे। उसने एक जोरदार आवाज़ में बाहरी गेट बंद किया था, जिसकी दहाड़ की आवाज़ लॉन्ज में बैठी मारिया और अपने कमरे में मौजूद अम्मा ने भी सुनी थी। मारिया के खामोश वजूद में हरकत हुई और वो दरवाज़ा खोलकर दादी के कमरे में आ गई। सामने ही मेज पर पड़ी चाय पीने वालों की बेपरवाही सहने के बाद ठंडी हो चुकी थी। अम्मा, आपने आजर भाई से क्या कहा है? मारिया ने चाय से नज़रें हटाईं और अम्मा के करीब आकर बैठ गई। कुछ नहीं कहा, और तुम हर वक्त हर बात में दखल अंदाजी मत दिया करो। और ये तुमने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदली है? अम्मा ने अपने गुस्से का रुख उसकी तरफ मोड़ा तो मारिया उनके गुस्से से डरते हुए जरा सा दूर होकर बैठी थी। जाओ, जाकर यूनिफॉर्म बदलो, खाना खाओ और कुछ देर बाद आराम करने के बाद इन सारे कपड़ों को तह लगाकर इनकी जगह पर रखो। अम्मा ने सोफे पर पड़े धुले हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए करवट लेकर लेट गईं। मारिया की आंखों में तेजी से पानी जमा होने लगा था। उसने एक शिकायत भरी नज़र अम्मा की दादी की पीठ पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, पीछे से दादी की आवाज़ गूंजी थी, और हाँ, आजर से दूर रहा करो। बिले बजे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो यहाँ आता भी है तो मेरे पास आता है। ज़रूरी नहीं तुम उसके सामने आओ और उससे बात करो। अम्मा के लहजे में हुक्म था। मारिया ने हाँ में सर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जाने क्यों मारिया के बाहर जाने के बाद दादी आंसुओं से रोने लगी थीं। शायद मारिया की बदकिस्मती पर, या फिर शायद अपने लाडले पोते के इस तरह दिल तोड़ने पर। लेकिन जो भी था, वो अपने फैसले पर कायम रहना चाहती थीं। आजर की मोहब्बत और खुलूस एक तरफ, लेकिन सूफिया की बेपरवाही और झुंझलाहट सब पर भारी थी। वो नहीं चाहती थी अब तक की ज़िंदगी की तरह मारिया को भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को घुट घुट कर गुजारनी पड़े। वो चाहती थी उनकी मारिया पूरी मोहब्बत और चाहत के साथ बिहाई जाए। आजर की चाहत काफ़ी नहीं थी, सूफिया का रवैया सब कह देने के लिए काफ़ी था। और अम्मा मारिया और ज़िंदगी को एक उम्मीद के सहारे पर नहीं जी सकती थीं, और आज उन्होंने पूरे सोच विचार के बाद उम्मीद के इस सिरे को खुद ही ख़त्म कर दिया था। वो अपने इस फैसले पर दुखी तो थीं, लेकिन मुतमईन भी बहुत थीं। उन्होंने एक इत्मीनान भरी सांस ली और उठकर खुद ही धुले हुए कपड़ों को तह लगाने लगी थीं। पता नहीं मारिया ने खाना खाया या नहीं, इस सोच ने उन्हें बेचैन तो किया था, लेकिन वो हमेशा की तरह मारिया के पीछे नहीं गई थीं। वो नहीं चाहती थीं कि उन्हें मोम देखकर मारिया आजर के बारे में कोई भी बात करे, इसलिए सर झटक कर वो अपने पुराने काम में बिजी रही थीं। आजर जब से अम्मा के घर से आया था, यूं ही औंधे मुंह अपने बेड पर पड़ा था। शफक उसे 2-3 बार बुलाने भी आई थी, मगर वो नज़रअंदाज किए यूं लेटा था जैसे उसे कुछ सुनाई न दिया हो, और उसे कुछ सुनाई भी कहाँ दे रहा था। उसके कानों में तो बार बार अम्मा के लफ्ज़ गूंज रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो मारिया को भूल जाए। वो नहीं जानता था वो मारिया को पसंद करता था या सिर्फ उससे मोहब्बत। वो तो बस ये जानता था कि जीवन साथी के तौर पर उसने हमेशा मारिया को अपने साथ देखा था। अम्मा को भी भला कब ऐतराज़ था तो वो सोचते सोचते रुका था। इससे पहले वो और ज़्यादा आगे सोचता। आजर की माँ सूफिया बेगम कमरे में आ गई थीं। आजर, मेरी जान, माँ के लाल, क्या हुआ है? क्यों ऐसे कमरे में औंधे मुंह पड़े हो?
बेड पे उसके करीब बैठते हुए सूफिया ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए फिक्रमंदी से पूछा था। वो अलग बात थी कि उनकी फिक्रमंदी उसे और ज़्यादा ताव दिला रही थी। वो झटके से उठ बैठा था। कहने लगा, आप जाएं यहाँ से। बिना लिहाज किए उसने माँ को अपने कमरे से जाने को कहा था। आजर, सूफिया तो बेटे की बदतमीजी पर हैरान रह गई थी। वो ऐसा कब था? वो तो नर्म लहजे में बात करने वाला आजर था। ये उसकी नर्म तबीयत का ही असर था जो वो खानदान भर में मशहूर था। यंग जनरेशन में किसी को कोई भी मिसाल देनी होती तो आजर की ही दी जाती थी। पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, हर एक की आंख का तारा था। अम्मा यूं ही तो नहीं मारिया के लिए उस पर फिदा थीं। आजर, तुम दिन ब दिन हद से ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हो, सूफिया ने जैसे शिकायत की थी। आजर कुछ देर माँ को देखता रहा और फिर सर झटककर कालीन पर बने डिजाइन देखने लगा। आजर, सूफिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा जिसे उसने फौरन झटक दिया था। कहने लगा, माँ, क्या कमी है मारिया में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और सबसे बढ़कर मुझे पसंद है, तो फिर आप क्यों? इससे पहले कि आजर अपनी बात पूरी करता, सूफिया बेगम उसकी बात काट चुकी थीं। कहने लगी, उस लड़की की मेरे सामने बात भी मत करना आजर। मैं उसे कभी तुम्हारी बीवी बनाकर इस घर में नहीं लाऊंगी। उसकी जात का जो हवाला उसके साथ जुड़ा हुआ है, मुझे वो लम्हे भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। साफ बात है, मुझे ना अपनी नस्ल खराब करनी है और ना ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना है। उन्होंने अपने लहजे में चट्टान सी सख्ती समोते हुए कहा था। आजर ने कहा, माँ, उसकी जात का हवाला मेरे रिश्ते के हवाले के आगे कुछ भी नहीं है। उसकी जात का आप ढोल पीट रही हैं। उसने कभी उन्हें नहीं देखा। और जहाँ तक बात मारिया के इस घर में नहीं आने की है, तो ठीक है, मैं उसे इस घर में नहीं रखूँगा। मैं उसे अभी आजर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सूफिया बेगम ने तो जैसे बवाल मचा दिया था कि अपने कमरे में शफक और हिरा भी निकलकर आजर के कमरे में आ गए थे। सूफिया बेगम कहने लगी, कहती थी ना मैं आपसे, नागिन है वो नागिन। अरे मेरे इकलौते बेटे को मुझसे इस हद तक बदगुमान कर दिया कि वो अलग रहने की बातें करने लगा है। सूफिया बेगम ने तो दुहाइयों के साथ साथ अब रोना भी शुरू कर दिया था। प्लीज, आजर ने उकताए हुए लहजे में माँ की तरफ देखा था। बाप और बहनों के सामने उसे शर्मिंदगी हुई थी। मैंने एक बात की है और आपने तो। उसने अपने घने बालों में हाथ फेरते अफसोस भरी नज़रों से माँ को देखा था और फिर कमरे से ही नहीं बल्कि घर से भी निकल आया था। यूं ही बेमकसद सड़कों पे गाड़ी दौड़ाते हुए कई घंटे हो गए थे। थक कर उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और ड्राइविंग सीट के बैग पे सर रखकर आंखों को बंद कर लिया। ठीक कहती हैं अम्मा आप, रिश्ते सुकून और खुशी के लिए जोड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मारिया से शादी का मतलब था सारी जिंदगी माँ और बीबी के बीच सैंडविच बने रहने के बराबर था। अम्मी उसे कभी कबूल नहीं करेंगी। आजर ने मायूसी से सोचा और अपने बाएं हाथ से दोनों तरफ से कनपट्टी को पकड़ लिया। दर्द से उसका सर फटने वाला था। उसने आंखें खोलकर सामने विंडो स्क्रीन की तरफ देखा। शाम कब की ढल चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, बिल्कुल वैसा अंधेरा जैसे इस वक्त वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसके फ़ोन की रोशनी लगातार बीच बीच में रोशन हो रही थी। फ़ोन की घंटी बजी थी। वो जानता था घर से ही फ़ोन होगा। वो ये भी जानता था कि वो कितना भी अपने घर वालों से नाराज़ क्यों ना हो जाए, उसे लौटकर घर ही जाना था। लेकिन घर जाने से पहले उसे अपनी पसंद से छुटकारा भी पाना पड़ेगा और वो पिछले कई घंटों से खुद को इसी बात के लिए राजी कर रहा था। मगर दिल था कि मारिया के नाम पे आकर शोर डालने लगता। काश मारिया, तुम उस इंसान की बेटी ना होती। वो पिछले कई घंटों से सैकड़ों बार इसी जुमले की तकरार कर रहा था, लेकिन उसके कहने से क्या होने वाला था। हकीकत चाहने से थोड़ी बदल सकती है। हकीकत तो बस हकीकत ही होती है, चुभने वाली हो या फिर खुशियां देने वाली हो, खूबसूरत हो या फिर बदसूरत हो। हकीकत को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस होती है और हमेशा रहती है। इसी तरह मारिया की हकीकत थी, उसकी जात से नहीं बल्कि जात से जुड़े हवाले से जुड़ी हुई थी। मगर कोई भी इतने सालों के गुजरने के बाद ना तो इस हकीकत को भूल पाया था और ना ही भूलना चाहता था। ये कैसी सच्चाई थी जिसमें मारिया के जीवन पर गिरहन लगा दिया था। आई एम सॉरी मारिया। आजर के होठों से ये बात निकली थी और आंखों की ज़मीन पे नमी भी उतरी थी। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि अपने घर वालों के सामने इससे ज़्यादा अकड़ कर खड़ा हो सकूँ। मैं अपने घर वालों से भी मोहब्बत करता हूँ। आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा मारिया। मेरी माँ तुम्हें कभी भी वो इज्जत और हक नहीं दे पाएगी जिसकी तुम हकदार हो। मेरी बहनें भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देंगी और मैं इतने लोगों के तानों से तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी अच्छी गुजारो, इतनी अच्छी ज़िंदगी जिसकी तुम हकदार हो।
और मैं बहुत चाहने के बाद भी तुम्हें ये हक नहीं दिला सकूंगा। तुम्हें ज़बरदस्ती अपनाकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम नहीं बनाना चाहता। आंसू आंखों के किनारे से फिसलने लगे थे। आजर ने गहरी सांस ली, सामने पड़े टिश्यू के डिब्बे से टिश्यू निकालकर अपने चेहरे पर फैले आंसुओं को साफ किया और फिर गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। सारी रात भी बाहर गुजार देता तो जाना घर ही था। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ बहुत हद तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। उसे देखते ही आजर के पापा एजाज साहब और सूफिया बेगम फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़े थे। वो वहीं दोनों बहनें भी उसके करीब आकर रुक गई थीं। कहाँ थे तुम? जानते हो हम कितना परेशान हो रहे थे। तरह तरह के वसवसे हमारे दिल में आ रहे थे। सूफिया ने बेकरारी से उससे पूछा था। आजर कहने लगा, अब वो घर आ गया हूँ ना, और बस अब मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर उनके सामने से हटा और अपने कमरे में आकर तकिए में मुंह छुपाकर लेट गया। सितंबर का आखिर था और सितंबर की उदास शामें मारिया को न जाने क्यों उदास करती हुई गुजर रही थीं। मौसम अभी पूरी तौर पर बदला नहीं था। दिन में सूरज अपनी किरणों को फैलाए गर्मी की तेजी को बनाए रखता तो शामें घुटन भरी होती थीं। अजीब मौसम था और आजकल मारिया को मौसम कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजर का ना आना था। कितने दिन हो गए थे आजर अम्मा से भी मिलने नहीं आया था, वरना कुछ भी हो जाता वो हर दिन अम्मा की खैरियत पूछने और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं का पता लगाने ज़रूर आता था, और अगर कभी लेट हो जाता तो फ़ोन करना कभी नहीं भूलता था। और आज तो वो जैसे सब कुछ भुलाए न जाने कहाँ छुपा बैठा था। बरामदे के पिलर से टेक लगाए मारिया बेख्याली में पिलर से लिपटी इसके पेचा की बेल के पत्तों को तोड़ रही थी और आजर को याद करती जा रही थी कि अचानक ही दरवाजे पे होने वाली तेज बेल ने उसे ख्यालों की दुनिया से वापस हकीकत की दुनिया में ला पटका था। कब से बेल हो रही है? तुम यहाँ कानों को बंद किए बैठी हो? वो उठने का इरादा कर ही रही थी जब अम्मा की नाराजगी भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, जो गुस्सीली नज़रों से उसे खोए हुए अंदाज को देख रही थी। बस अम्मा, अभी खोल देती हूँ। वो अम्मा की नज़रों से डरकर भागती हुई गेट से सटे छोटे गेट को खोल चुकी थी। कोई खबर नहीं थी कि वो कुछ और सेकंड गेट न खोलती तो आने वाला शायद बेल के बजाय दरवाजे को ही तोड़ देता। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था, सूफिया बेगम, एजाज साहब और दोनों बेटियों के साथ हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल हुए थे। आज शायद उनका मूड अच्छा था जो मारिया बच गई थी, वरना इस गुस्ताखी की सज़ा वो मारिया को दो चार बातें सुनाकर देती। मारिया ने जल्दी से गले में पड़े दुपट्टे को खोलकर सर पे ओढ़ा था और ताया ताई को सलाम करने के बाद शफक और हिरा की तरफ पलट गई। अम्मा से मिलने के बाद वो सभी लोग लॉन्ज में मौजूद सोफ़ों पर ही बैठ चुके थे। मारिया अम्मा का इशारा करने पर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में आ चुकी थी, हंसती मुस्कुराते चेहरे और साथ में मिठाई का डिब्बा। मारिया के दिल अजीब अंदाज में धड़का था। दिल में ख्याल ने पंजे गाड़ दिए थे, कहीं ताई जी आजर का मेरे लिए रिश्ता तो लेकर ना आ गई। यही सोचते हुए खिलती गंदमी रंगत में सुर्खी की मिलावट घुली थी, होंठों पे मुस्कान आ ठहरी थी तो वहीं आंखें सितारा सी होकर चमकने लगी थीं। उसने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक को गिलासों में डाला और टेरे उठाए लॉन्ज में आ गई, जहां सूफिया बेगम खुशगवार अंदाज में अम्मा से उनकी खैरियत पूछ रही थीं। अरे अम्मा, सबसे पहले तो आप मुंह मीठा करें, सूफिया बेगम ने हंसते हुए कहा और शफक को इशारा किया। वो हाथ में थामा गिलास टेबल पर रखकर मिठाई का डिब्बा खोलने लगी थी। मारिया भी अम्मा के सोफे की हत्ती पर आकर टिक गई थी। किस बात की मिठाई है? अम्मा ने गुलाब जामुन का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछा था। शफक ने मिठाई का डिब्बा मारिया की तरफ बढ़ाया था। उसने दादी के तोड़े हुए टुकड़े को उठा लिया। बताएं अम्मा को। सूफिया बेगम ने एजाज साहब को टहुका दिया तो खामोश बैठे एजाज अहमद ने खखारते हुए आजर का रिश्ता तय हो जाने की खुशखबरी सुनाई। अम्मा, आजर का रिश्ता सूफिया की भांजी से तय हो गया है। अम्मा, भी सूफिया ने आधे मुंह से ये क्या बात निकाली कि इसकी बहन ने तो झट से हाँ कर दी। हालांकि सूफिया ने बहुत कहा था कि अरे ऐसे कैसे, अम्मा बड़ी हैं, बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी। तो सोमिया ने हंसकर कह दिया, रिश्ता मेरी तरफ से तय समझें। आजर जैसे सुलझर पढ़े लिखे लड़के के रिश्ते को सोचने के लिए नहीं, बस हाँ करने की ज़रूरत होती है। सोमिया कह रही थी, अम्मा से कहना मैं बस 2-3 महीने में ही इंडिया आ रही हूँ, बस आप लोग मेरे घर आजर की बारात लेकर ही आइएगा। एजाज अहमद ने हंसकर अम्मा को बताया था। जहाँ खिले गेहुए रंग में हल्दी घुली थी, वहीं लम्हे भर के लिए अम्मा का चेहरा भी बुझ गया था। उनकी कितनी ख्वाहिश थी मारिया का रिश्ता आजर से हो जाता, लेकिन मारिया की किस्मत। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा और बड़े बेटे की तरफ देखने लगी थी। मारिया वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी, ये देखे बिना कि हिरा की तेज निगाहें दूर तक उसका पीछा करती हुई आई थीं। हिरा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी, जो अगले ही पल उसने हाथ में पकड़े गिलास को अपने होंठों से भी लगा लिया था।
हिरा सोचने लगी, हम अपने इकलौते भाई के लिए तुम्हें पसंद करते, तुमने सोच भी कैसे लिया मारिया अहमद। हिरा ने अपने होठों को सीटी की तरह सुकेड़ा और माँ की तरफ देखने लगी, जो अम्मा आजर की शादी की तैयारियां अभी से शुरू करने का कह रही थीं। कुछ लम्हे लगे थे उसे खुद को संभालने में। हलक में अटके नमकीन पानी के गोले को उसने हलक से नीचे उतारा था और फिर घर आए मेहमानों की खातिर के लिए किचन में चली आई थी। और फिर आजर से उसका कौन सा ऐसा जोरदार इश्क था जिसका तमाशा सरेआम लगाया जाता। बस यूं ही आते जाते उसकी खैरियत पूछ लेता था और कभी पढ़ाई के बारे में मालूम करना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं का सवाल करना और फिर आखिर में धीरे से मुस्कुरा देना। और पसंद की बात भी तो आजर ने सबसे पहले दादी से ही कही थी। उस दिन वो उसके लिए खाना लेने किचन में गई थी। जब वापस आई तो कमरे से आती आवाज़ों पर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। आजर उसका ही नाम ले रहा था। आजर कह रहा था, अम्मा मेरा दिल करता है मैं, आप और मारिया हमेशा ऐसे ही रहें। क्या ऐसा हो नहीं सकता? आजर ने अम्मा से कहा तो अम्मा धीरे से हंस पड़ी थीं। कहने लगी, लो भला, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़कियों को कौन अपने घरों में बिठाकर रखता है? मेरा तो ख्याल है मारिया के ग्रेजुएशन करते ही अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसे अपनी ज़िंदगी में ही अपने घर का कर दूं। उसका फ़र्ज अच्छे से अदा कर दूं तो सुकून से मर सकूंगी। जाने क्यों अम्मा की आंखों में आंसू आए थे। मारे आपके दुश्मन, और अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत क्या है जब अच्छा सा लड़का अपने सामने बैठा है। आजर ने अपनी मुस्कुराहट को होठों के किनारों पर छुपाने की कोशिश की थी। अम्मा को कुछ ही लम्हे लगे थे उसकी बात की तह में पहुंचने के लिए। तुम सच कह रहे हो? अम्मा को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल सच कह रहा हूँ अम्मा, मारिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। आजर के लहजे में इतनी सच्चाई थी कि अंदर बैठी अम्मा और बाहर दरवाजे पर खड़ी मारिया दोनों ही खुशी से जाने कौन से जहानों की सैर को चली गई थीं। आजर अम्मा का लाडला पोता और मारिया अम्मा की लाडली पोती। इससे अच्छा और बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये उन तीनों का ख्याल था, बाकी सब भी उनके हम ख्याल होते ये ज़रूरी तो नहीं था। अम्मा को लगा था बेटी की खुशी के आगे सूफिया मान जाएगी, लेकिन वो गलत साबित हुई थीं और हमेशा की तरह सूफिया बेगम ये बाजी भी अपने नाम कर चुकी थीं और वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाई थीं। हिरा अपनी जीत पर जश्न मना रही थी कि उसने अपने भाई का रिश्ता मारिया से नहीं होने दिया। कहने लगी, जब अम्मा को आजर भाई के रिश्ते के बारे में बता रही थी, तुमने मारिया की शक्ल देखी थी? ओ माय गॉड, उसकी शक्ल देखने वाली थी, यूं जैसे अभी रो पड़ेगी। हिरा ने कहने के बाद एक जोरदार कहकहा लगाया और उसके इस कहकहे में शफक के साथ खुद सूफिया बेगम का कहकहा भी शामिल था। बाहर से आते आजर का हाथ हैंडल पर धरे का धरा रह गया था। उसकी नज़रों के सामने मारिया का मासूम चेहरा घूम गया था। वो हिरा की बात ना भी सुनता तब भी जानता था ये बात सुनने के बाद मारिया और अम्मा को किस कदर दुख और तकलीफ हुई होगी। मारिया के दुख को सोचकर आजर की आंखें गीली हुई थीं। अपने दिल ही दिल में कहने लगा, मारिया ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से बहुत कम है जो तुम्हें यहाँ आने के बाद इसी तरह की तंजिया बातें और ठिठोलों के साथ मिलनी थी। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें ऐसी तकलीफ़ों से दूर रख सकूं। यकीन करो, इस कोशिश में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे दिल को हुई है। आजर दुख से सोचता चला गया था और फिर लॉन्ज में दाखिल होने के बजाय वो पलटा और सहन में मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर आ गया था और वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। दूर काली चादर ओढ़े वही आसमान के नज़र ना आने वाले फैलाव में जाने क्या तलाश करने लगा था। मुझे माफ़ कर दो मारिया, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था गुजरे हुए वक्त में इतनी भी ताकत होती है कि हमारे वर्तमान की खुशियों को निगल सकता है। मारिया, तुम्हारे अतीत की एक कड़वी हकीकत ने हमारी खुशियों को हमसे छीन लिया है। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम हो, और देखो मुझे सब पता होने के बावजूद भी पता है कि तुम्हें अपनी माँ बहनों की बातों से बचा नहीं सकता। बहुत मजबूर हूँ। रिश्तों के मामले में बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे भी। वो अब अपना सर घुटनों के ऊपर बांधे बाजुओं पर रख चुका था जब उसके फ़ोन की बीप बजी थी। वो यूं ही सर झुकाए बैठा रहा कि फ़ोन चुप होने के बाद फिर से बोल उठा था। इस बार आजर ने अपनी शर्ट की ऊपरी जेब से फ़ोन निकाला था। अम्मा कॉलिंग जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन कॉल पिक की और फ़ोन कान से लगा लिया था। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बेकसूर है और मैं ये भी जानती हूँ उसका यूँ इस रिश्ते से पीछे हट जाना सिर्फ़ और सिर्फ मारिया की वजह से है, क्योंकि वो नहीं चाहता मारिया को उसके होते हुए कोई तकलीफ़ हो। अम्मा के लहजे में इतना यकीन था कि आजर एकदम बेखर सा गया था। अम्मा, मुझे आपने क्यों पैदा नहीं किया? काश मेरी माँ सूफिया अहमद नहीं आप होती। मैंने आपकी कोख से जन्म लिया होता। उसके लहजे में हसरतों का एक जहाँ था। अम्मा उसकी बात पे धीरे से हंसनी थी। कहने लगी, पागल माँ है तुम्हारी, तुम आए क्यों नहीं? अम्मा की याद नहीं आई? अम्मा ने शिकायत की थी।
कैसे आता हौसला नहीं था अम्मा मारिया का सामना करने का। आप ये बात समझ सकती हैं, लेकिन मारिया, उसने बात अधूरी छोड़ी। अम्मा कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, एकदम से उसे पता चला तो नाराज है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी। पता है ना, मेरे समझाने से वो समझ जाएगी। तुम चिंता ना करो और उदास भी मत हो। कभी कभी हम बेवफाई नहीं करते, वक्त बेवफाई करता है, समझ जाएगी। अम्मा ने उसे तसल्ली दी तो आजर को लगा जैसे उसके जलते बदन पर किसी ने ठंडे पानी की फुहार डाल दी हो। आगे कुछ बातें करने के बाद अम्मा ने उसे घर आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और फिर आगे कुछ देर बैठने के बाद आजर सीढ़ियाँ उतर कर आया था। लॉन्ज में उन तीनों औरतों के साथ साथ अब एजाज अहमद का भी इजाफा हो चुका था और वो चारों पूरे जोशो खरोश के साथ आजर की शादी की तैयारियों की प्लानिंग कर रहे थे। आजर भाई, आए ना, आप भी हमारे साथ बैठें। हिरा ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते आजर का बाजू थाम कर मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। मैं थका हुआ हूँ, इस वक्त आराम करना चाहता हूँ। हमेशा की तरह वो बहुत चाहने के बावजूद भी अपनी छोटी बहन हिरा से नाराज़ नहीं हो सका था। उसके गाल को हौले से थपथपाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए आजर ने अपने हाथों को देखा जिससे उसने हिरा का गाल थपथपाया था। वो उससे नाराज़ था, लेकिन हमेशा की तरह अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं कर सका था। जाने मैं क्यों हूँ ऐसा, मुझे गुस्सा करना क्यों नहीं आता, नाराज़ होना भी नहीं आता, जबकि मेरे अपने इन कामों में अच्छे खासे माहिर हैं। आजर के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी और फिर वो अपने सर को झटकता हुआ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। अम्मा के बार बार कहने पर वो उस दिन अम्मा से मिलने चला गया था। उसे आए हुए कितनी ही देर हो गई थी और मारिया एक बार भी उसके सामने नहीं आई थी। आजर ने शिकायत भरी नज़र अम्मा पर डाली थी। अम्मा, आप तो कह रही थी आप उसे समझा देंगी। चाय का खाली कप वापस ट्रे में रखते हुए आजर ने अम्मा से कहा था। हाँ, समझा दिया था, वो समझ गई थी। अम्मा के इत्मीनान भरे अंदाज में जरा सा भी फर्क नहीं आया था, जबकि आजर का इत्मीनान भरा अंदाज अब बेचैनी में ढल चुका था। अम्मा प्लीज़ मारिया को एक बार बुला दें, मैं उसे माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं उससे सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आजर के लहजे में टूट फूट दिख रही थी। इससे पहले अम्मा कुछ और कहती, वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और आजर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अगर आप वाकई शर्मिंदा हैं तो प्लीज़ अम्मा से कह दें मुझे अभी शादी नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे कभी शादी ही नहीं करनी है। मुझे और किसी के सामने जलील मत करवाएं। कहते हुए मारिया की आंखें छलक पड़ी थीं। आजर ने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा था। मारिया, ज़्यादा जबान चलाने की कोशिश मत किया करो, चलो जाओ यहाँ से। अम्मा ने उसे मंजर से हटाना चाहा था। नहीं जाऊँगी, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझसे वादा नहीं करेंगी, वो हटीले अंदाज में पाँव को पटकते हुए बोली थी। आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? इससे पहले अम्मा कुछ कहती, मारिया बीच में बोल पड़ी थी। अम्मा प्लीज़ मुझे और जलील मत करवाएं, कोई भी ख़ानदान मेरा रिश्ता नहीं लेगा। आप क्यों नहीं इस बात को समझ जाती? अब की मारिया के लहजे में शर्मिंदगी थी। कोई भी बात नहीं हुई है, मैंने तो नुदरत को बस वैसे ही फ़ोन किया था। कोई राई का पहाड़ बनाना तो इस लड़की से सीखे। अम्मा ने हाथ झटकते हुए मारिया से कहा। हाँ, आपने फप्पो को फ़ोन किया था और उन्हें याद भी करवाया था कि उनकी एक बेचारी यतीम और लावारिस भतीजी भी है। ताई और चची तो गैर हैं, कम से कम तुम ही कुछ अपने खून के बारे में सोच लो। आखिर को मारिया में खून तो तुम्हारे मरे हुए भाई का ही है, नहीं कहा था आपने उनसे? वो बुरी तरह रो रही थी। इस बात पे अम्मा एकदम से चुप सी हो गई थीं। अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बाज ना आई तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। मारिया ने उंगली उठाकर अम्मा को वार्न किया था तो अम्मा ने ज़मीन पर पड़ा जूता उठाकर मारिया को दे मारा था। बेगैरत, ये कहते हुए तुझे शर्म ना आई? दूर हो जा मेरे सामने से। अम्मा ने गुस्से में कहा तो मारिया ज़मीन पर पाँव पटकती कमरे में वापस जा चुकी थी। आजर ने एक निगाह अम्मा के थके हुए चेहरे पर डाली और बिना कुछ कहे वापस चला आया। कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ना एक जुगनू, ना उम्मीद का कोई किरण थी। आजर के जाने के बाद न जाने क्यों अम्मा मुंह पे दुपट्टा डालकर रोने लगी थीं। बेबसी भी क्या अजब चीज़ होती है, जीते जागते इंसान के हाथ पांव बांध कर रख देती है। न इंसान को सांस आता है, ना ही तिनके का सहारा मिलता है। वो तो बस ज़िंदगी के समंदर की मौजों में थपेड़े खाता चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल अम्मा खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी, मारिया खुद को बेचारगी की आखिरी तह में गिरती हुई महसूस कर रही थी। आजर अपने वजूद को बेरहम मौजों के रहमो करम पर महसूस कर रहा था। आहा, ये ज़िंदगी भी ना कभी कभी सब दे के छीन लेती है और कभी कभी छीन कर सब देने की जिद करती है।
जाने कब इस जिंदगी को करार आना था, कब डूबते को किनारा मिलना था, जाने कब कब बेखबर ठहरा था और आखिरी दम तक बेखबर ही रहना था। ये तो तकदीर है जिसका जब दिल चाहता है झोली भर जाती है। मारिया की ज़िंदगी की झोली भरनी थी या फिर वो हमेशा की तरह खाली दामन रहने वाली थी, उसकी किसी को भी खबर नहीं थी, किसी को भी नहीं। आखिर क्या थी मारिया के अतीत की सच्चाई, जिसे जानकर हर कोई अपने कदम पीछे खींच लेता था सिवाय आजर के। क्या आजर और मारिया एक हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, अब तक की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग के साथ।